नमस्कार मित्रों। संस्कृत में एक उक्ति है, न मंत्र अक्षरम नौषधि वनस्पति अयोग्य पुरुषो नास्ते योजक सर्वत्र दुर्लभ। अर्थात कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र ना बन सके, कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं होती जिसमें कोई औषधीय गुण ना हो, और कोई भी मनुष्य अयोग्य नहीं होता। दुर्लभ होता है तो केवल योजक, योजना बनाने वाला, सबको जोड़ने वाला और आयोजक। इस रूप में मैं शब्द सृष्टि के संस्थापक और मनोहर मीडिया के अध्यक्ष संस्थापक प्राध्यापक डॉक्टर मनोहर जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अनुवाद व्याख्यानमाला के माध्यम से सभी भारतीय भाषाओं को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण उपक्रम आरंभ किया है। इससे पूर्व की व्याख्यानमालाओं में वक्ताओं ने अनुवाद की आवश्यकता, अनुवाद का महत्व, उसके प्रकार, उसकी प्रक्रिया, सिद्धांत इत्यादि पर विस्तारपूर्वक चर्चा की है। आज मैं हिंदी और गुजराती के संदर्भ में काव्य अनुवाद की कठिनाइयों पर चर्चा करने जा रही हूँ। मित्रों, किसी भी भाषा एवं साहित्य की समृद्धि से अनुवाद की महत्ता निसंदिग्ध है। विश्व में अनेक भाषाएं प्रयुक्त होती हैं जिनमें राष्ट्र विशेष का संपूर्ण चिंतन निहित होता है, जिसकी सहायता से उस देश के साहित्य, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान और विचारधाराओं को समझा जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि अनेकता में एकता स्थापित करने का सशक्त माध्यम अनुवाद ही है। और हमारी संस्कृति की तो मूल अवधारणा ही वसुधैव कुटुम्बकम की है। अब इसे यदि आज के संदर्भ में देखें तो हम इसे ही वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के रूप में भी इसको ले सकते हैं। दरअसल अनुवाद की जो सृजनात्मक क्षमता यदि हमें उपलब्ध न होती तो विश्व की विभिन्न सभ्यताओं के इंद्रधनुषी रंग हम नहीं देख पाते। अनुवाद के विषय के अनुसार अनेक रूप हैं, जिनमें साहित्य, ज्ञान विज्ञान, वाणिज्य, व्यापार, धर्म, अध्यात्म, दर्शन इत्यादि प्रमुख है। और इन सबकी अनुवाद प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है और सबके सिद्धांत भी, नियम भी अलग अलग होते हैं। गुजराती और हिंदी में कविता के अनुवाद की समस्याओं की चर्चा के पहले मैं संक्षिप्त में गुजराती साहित्य का थोड़ा सा परिचय और अनुवाद से संबंधित कुछ मुख्य बातें कहना चाहूँगी। दरअसल गुजराती का साहित्य और भाषा हिंदी के आदिकालीन साहित्य से बहुत अधिक समानता रखती है। 11वीं शताब्दी में गुजराती साहित्य की भाषा अपभ्रंशी थी और इसके विषय भी हिंदी आदिकालीन साहित्य की तरह व्याकरण ग्रंथ और चरित काव्य थे। आपने सबने आचार्य हेमचंद्र का नाम अवश्य सुना होगा, जिन्होंने हिंदी साहित्य का सबसे पहला व्याकरण ग्रंथ लिखा। वे आचार्य हेमचंद्र गुजराती ही थे। और व्याकरण ग्रंथ में एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है, वो है आचार्य लल्लूलाल, जिनको आधार बनाकर, जिनके ग्रंथ को, काव्यानुशासन ग्रंथ को आधार बनाकर
बाद में अनेक व्याकरण ग्रंथ लिखे गए। थोड़ा आगे चलने पर भक्ति काल में हम देखते हैं कि जब हिंदी में सूरदास, बंगाली में चंडीदास और मराठी में संत तुकाराम की वाणी गूंज रही थी, तब गुजराती में नरसिंह मेहता के भक्तों की भी धूम मची थी। अब गौर कीजिएगा कि इन चारों कवियों के नाम हिंदी साहित्य में भी उतने ही महत्वपूर्ण रहे जितने उनके अपनी मातृभाषाओं में। और एक बहुत महत्वपूर्ण नाम जो अनुवाद से भी संबंध रखता है, उपन्यास के क्षेत्र में गुजराती साहित्य से जो सामने आया, वो था पंडित गोवर्धन राम त्रिपाठी का कथा साहित्य उपन्यास सरस्वती चंद्र, जिसका अनुवाद वीरेंद्र नारायण सिंह और आलोक गुप्ता ने हिंदी में किया। और इस उपन्यास की लोकप्रियता इतनी अधिक बढ़ी कि इस पर एक हिंदी फिल्म और कई दूरदर्शन के धारावाहिक भी बनाए गए। इन नामों के अतिरिक्त कुछ ऐसे नाम और हैं जिनको हिंदी और गुजराती में समान रूप से एक रेखांकित करने योग्य जिन्होंने काम किया। इनमें प्रमुख है महात्मा गांधी, मीराबाई, महादेव भाई देसाई, काका कालेलकर, नरेश मेहता, अमृतलाल नागर, भोला भाई पटेल, रघुवीर चौधरी, अनिला दलाल, अमृतलाल बेगड़, वर्षा दास और बिंदु भट्ट इत्यादि। मित्रों, दरअसल नामों की सूची और उनके महत्वपूर्ण कामों की भी सूची इतनी लंबी है कि यहाँ पर सबका उल्लेख करना बहुत मुश्किल है। मैं इसके पश्चात जो कविता के अनुवाद की समस्याओं पर चर्चा करने जा रही हूँ, उसमें एक बात तो तय है कि अनुवादक का काम बहुत कठिन होता है। उसे बार बार अपने भीतर के लेखक से जूझना पड़ता है। अभी तक साहित्य की दुनिया में अनुवाद और अनुवादक की एक स्वतंत्र पहचान थी, लेकिन आज परिदृश्य बदल गया है। आज हर लेखक अनुवादक है और हर अनुवादक लेखक भी है। तो साहित्य की सभी विधाओं में से कविता का अनुवाद करना बहुत कठिन है, पर असंभव नहीं। हाँ, यह अवश्य है कि कविताओं के बहुत कम अनुवाद विषय और शैली दोनों दृष्टि से मूल रचना का प्रतिनिधित्व करते हों। मूल रचना ही मूल होती है और अनुवाद अनुवाद ही होता है। लेकिन यह भी सच है कि कई बार अनुवाद मूल के इतना निकट होता है कि दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता, और कभी कभी अनुवाद कथ्य से, मूल से भी इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि वह मूल को पीछे छोड़ देता है। वस्तुतः कविता में भाव और अभिव्यक्ति दोनों का स्तर या रूप पाठकों को प्रभावित करता है, और यह प्रभाव गद्य की तुलना में बहुत अधिक गहरा होता है। तो सभी भाषाओं में अनुवाद के समय जो सबसे पहली समस्या आती है, वह सामान्य रूप से हिंदी और गुजराती में भी आती है, और वह है कथ्य और अभिव्यक्ति का सही तालमेल। यह बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि कविताओं के अनुवाद में मूल काव्य तत्वों का अंश अनुवाद के समय या तो छूट जाता है, और कभी कुछ ऐसा अंश जुड़ जाता है जो मूल में होता ही नहीं है। और शायद इसी छूटने और जुड़ने के क्रिया के कारण अनुवाद को एक सृजनात्मक प्रक्रिया भी कहते हैं। एक नई रचना लिखने जैसा काम कभी कभी अनुवाद का हो जाता है, और ये सृजनात्मक कार्य कभी
काव्य में बहुत अधिक सौंदर्य की वृद्धि कर देते हैं और कभी कभी उसे कम भी कर देते हैं। दूसरी जो समस्या आती है कविता के अनुवाद में वो है शब्द चयन। मित्रों, स्रोत भाषा के सभी शब्दों के लिए समान अर्थ या भाव देने वाले शब्द लक्ष्य भाषा में नहीं मिलते। वैसे तो हम यह जानते हैं कि अनुवादक का सबसे पहला गुण दोनों भाषाओं की समुचित जानकारी होती है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब स्रोत भाषा का सही अर्थ देने वाला शब्द लक्ष्य भाषा में नहीं मिलता, तब अनुवादक उसके निकटवर्ती अर्थ का कोई शब्द चयन करता है। यह शब्द चयन यदि समुचित है, बिल्कुल उसके अर्थ के निकट है, तब तो वह काव्य के भाव को संप्रेषित कर सकता है और उसके सौंदर्य में वृद्धि कर सकता है। किंतु यदि शब्द का वह अर्थ नहीं निकलता जो मूल कविता में है, तो वह उसके अर्थ में बाधा उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए मैं हरिवंश राय बच्चन के कविता की 4 पंक्तियाँ यहाँ कहना चाहूँगी और बाद में उसके गुजराती अनुवाद के माध्यम से किस तरह शब्द चयन में बाधा उत्पन्न हुई है और किस तरह उसमें सही क्या हो सकता था वह कहना चाहूँगी। हरिवंश राय बच्चन की कविता की पंक्तियाँ हैं। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। अब इसका गुजराती अनुवाद। पहली पंक्ति हिंदी में है, बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर। अब गुजराती में कवि ने इसका अनुवाद किया है। आ धरतीनी माटी पर हूँ बेसी जाऊँ छू हमेश। इसमें जो भाव का आत्मसात करने की बात जो हिंदी की पंक्ति में आई है, उससे गुजराती के अनुवाद में वो भाव नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक अनावश्यक शब्द का प्रयोग हुआ है जिसको हटाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आ धरतीनी माटी, अब धरती शब्द की यहाँ पर कोई आवश्यकता ही नहीं थी। जिस प्रकार हिंदी में है बैठ जाता हूँ मिट्टी पर अक्सर, गुजराती में इसे लिखा जा सकता था कि हूँ बेसी जाऊँ छो माटी पर अक्सर। दूसरी पंक्ति देखिए, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। अब इस पंक्ति में औकात शब्द का कवि ने किस प्रकार प्रयोग किया है अनुवाद में। कवि लिखते हैं गुजराती में, केम के मारा मूर साथे जोड़ायली होई मने गमे छे। अब ये इस अनुवाद का गुजराती की पंक्ति का अर्थ होता है, क्योंकि मुझे अपने मूल के साथ जुड़कर रहना अच्छा लगता है। कहाँ औकात शब्द जिसका अर्थ होता है हैसियत, काबिलियत या योग्यता या क्षमता, बिसात, बिल्कुल भिन्न अर्थ में कवि की वो पंक्ति थी कि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। और यहाँ पर अनुवाद में कवि ने बिल्कुल अर्थ ही पूरी पंक्ति का बदल डाला। तीसरी पंक्ति देखते हैं, मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। यहाँ अभी कवि ने गुजराती अनुवाद में अनावश्यक रूप से शब्दों के दोहराव से पंक्ति का सौंदर्य और भाव दोनों में बाधा उत्पन्न की है। गुजराती में कवि ने लिखा है, समुद्र पासे थी जीववानी રીતનું એ પાઠ હું શીખ્યો છું કે ચૂપચાપ વહેતા રહેવું અને પોતાની મોજમાં રહેવું। समुद्र पासे थी जीववानी રીતનું, ये इतने एक गद्यात्मक वाक्य की तरह, गद्य के वाक्य की तरह यहाँ पर कवि ने उसका अनुवाद किया है। हिंदी की पंक्ति में यदि है कि मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका,
तो इसका अनुवाद सीधे सीधे गुजराती में इस प्रकार हो सकता है था कि मैं सीख्યું છે समुंदरથી जीवવાની રીત। अब इसमें देखिए, क्योंकि कविता में भाव और अर्थ की संप्रेषणीयता बहुत आवश्यक शर्त होती है, और यदि वही टूट जाता है या अनुवाद में वही छूट जाता है तो उस अनुवाद का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि कवि का आशय पाठकों तक पहुंच ही नहीं सकता। इस प्रकार अंतिम पंक्ति में 2 बार रहू रहू शब्द का अनुवाद आया है, जो अनावश्यक भी है और अनुचित भी है। चुपचाप वहता रहवू अने पोतानी मौजमा रहवू। इस पंक्ति का अनुवाद सीधे सीधा इस प्रकार किया जा सकता था कि चुपचाप बहता, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना, अर्थात गुजराती में चुपचाप वहवू अने पोतानी मौजमा रहवू। तो इस उदाहरण के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि किस तरह की समस्याएं अनुवादक के सामने आती हैं, लेकिन शब्द चयन यदि सही नहीं है तो कविता किस प्रकार अनुवाद में जा कर के अपना मूल अर्थ खो देती है। अब औकात शब्द में अर्थ भिन्नता तो आई है, लेकिन गुजराती में उसका समकक्ष या समानार्थी शब्द नहीं मिला होगा। तो यहाँ पर एक पर्याय और हो सकता था कि कवि उसको ज्यों का त्यों गुजराती में, या औकात तो वैसे उर्दू का शब्द है, अरबी फारसी का शब्द है, उसे ज्यों का त्यों ले सकते थे, और बाद में यदि वो उसको अर्थ देना और स्पष्ट करना चाहते तो नीचे फुटनोट के रूप में, टिप्पणी के रूप में भी दे सकते थे। अब इस तरह से शब्दों का दोहराव भी बहुत अधिक होने से पूरा काव्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। कविता के अनुवाद में एक और जो बहुत बड़ी समस्या आती है वो होती है अलंकारों, मुहावरों, कहावतों, लोकोक्तियों और छंद के अनुवाद की। दरअसल काव्य की भाषा प्रायः अलंकार प्रधान ही होती है, किंतु एक भाषा में प्रयुक्त अलंकार दूसरी भाषा में भी उपलब्ध हो यह आवश्यक नहीं है, और ऐसी स्थिति में उस भाव को ठीक ठीक अनुवाद में उतार पाना बहुत कठिन काम होता है, एक चुनौती होती है। एक उदाहरण देखिए, गुजराती में किस प्रकार उस कहावत का अनुवाद हुआ है। हिंदी में एक कहावत है, काजर की कोठरी में कैसे ही सयानो बैठे। काजर की कोठरी में कैसो ही सयानो बैठे, एक लीक काजर की लागे ही पे लागी है। अब दरअसल कहावत के पीछे एक पूरी घटना या एक प्रचलित लोक कथा का एक परिप्रेक्ष्य होता है, जिसके संदर्भ में वो कहावत कही जाती है। अब गुजराती में इस तरह के कहावत का कवि ने किस प्रकार उपयोग किया है, यह है, कोलसानी दलाली में हाथ काला। कवि ने अर्थ को नहीं टूटने दिया। यहाँ पर कोयलानी दलाली में हाथ काला, अर्थात जो काला रंग है, जो कालीमा है, जो बुरा है, उसका कुछ ना कुछ असर उसके संपर्क में आने वालों पर होता ही है। यह चूँकि हिंदी में भी इस प्रकार की एक कहावत है कि कोयले की दलाली में हाथ काले, यहाँ पर अनुवादक ने बिल्कुल समुचित प्रयोग किया है उसका अनुवाद में कहावत का। इसी प्रकार पारिभाषिक शब्दों तथा क्षेत्र विशेष में प्रचलित शब्दों के पर्याय और उनका अनुवाद एक चुनौती भरा कार्य होता है। दरअसल कोई भी भाषा की एक अपनी संस्कृति होती है, उसकी एक अपनी संरचनात्मक पृष्ठभूमि होती है, और उसके पीछे वहाँ का वातावरण और प्रचलित परंपराएं भी होती हैं। अब मैं गुजराती के 2 पंक्तियाँ प्रस्तुत करती हूँ
और उसके माध्यम से पारिभाषिक शब्द या संस्कृति या पारंपरिक शब्द का अनुवाद किस प्रकार हो सकता है या क्या कठिनाई आती है, उसे देखते हैं। गुजराती में एक पंक्ति है कविता की, पाणियारा गया फिल्टर लटकायवा, खिचड़ी खोवाई अने महंगी लायवा। पाणियारा गया फिल्टर लटकायवा। पाणियारा शब्द एक पारिभाषिक शब्द तो है ही, और एक संस्कृति विशेष, गुजरात की संस्कृति विशेष से भी संबंधित है। इसका पर्याय अन्य भाषा में खोजना बहुत कठिन काम है। दरअसल पाणियारा गुजरात में उस रसोई घर के उस विशेष क्षेत्र को कहते हैं, उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर पीने का पानी या नल और खाना बनाने के पानी की व्यवस्था अलग से छोटा सा चबूतरा बना करके की जाती है, उसको कहते हैं पाणियारा। अब ये परंपरा गुजरात में सब घरों में, आधुनिक पीढ़ी के लोगों के भी घरों में ये पाणियारा एक स्थान अवश्य होता है। अब इस शब्द का सही अर्थ देने वाला शब्द क्या हिंदी में मिलना संभव है? क्योंकि हमारे हिंदी भाषी क्षेत्रों में इस तरह का कोई निश्चित स्थान नहीं होता, और यदि होता भी है तो उसके लिए कोई निश्चित शब्द अभी तक नहीं मुझे मिला है। तो यह भी स्थिति ऐसी आती है कि यहाँ पर इसको ज्यों का त्यों लिप्यंतरण करके, शब्द का ज्यों का त्यों दूसरी भाषा में लिख करके और उसे फुटनोट में या नीचे अलग से कोष्टक में उसकी व्याख्या या अर्थ स्पष्ट किया जाए। पाणियारा शब्द के बाद एक और, इसके अगली पंक्ति में एक शब्द और आ रहा है जिससे उच्चारण भिन्नता की समस्या सामने आती है अनुवाद के समय। खिचड़ी खोवाई अने महंगी लायवा। अब महंगी शब्द यदि हम सिर्फ उच्चारण पे ध्यान दें तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि महंगी यानी महंगी, लेकिन दरअसल ये शब्द आया है मैगी के लिए। अब मैगी जो खाने का खाद्य पदार्थ है उसका उच्चारण गुजरात में महंगी होता है। अब यदि उच्चारण से अनुवादक अपरिचित है गुजराती भाषा के, और वो भी खास करके कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में तो ऐसे शब्द आते हैं जिनके उच्चारणों को समझना बहुत मुश्किल होता है। मैं कुछ दिन पहले गुजराती में रुबाइयाँ और गज़ल पढ़ रही थी, तब उसमें एक ऊपर लिखा था, एक शीर्षक लिखा था एक लेख के ऊपर कि ओमर खयामनी रुबाइयों। ओमर पढ़कर आश्चर्य हुआ, क्योंकि नाम का भी उच्चारण बदल जाना दरअसल आश्चर्यजनक तो लगता है। उमर खयाम को वहाँ लिखा गया था ओमर खयाम। तो इस प्रकार के अनेक शब्द हैं जिनके उच्चारण भिन्न होने पर यदि उस शब्द का सही अर्थ ना समझा जाए तो शब्द चयन में समस्या आती है। पारिभाषिक शब्द का एक और बहुत अच्छा उदाहरण है, वो शब्द है गुजराती में नोंजड़ू। नोंजड़ू गुजरात में उस डोरी को कहते हैं जो गाय दोहते समय गाय के पिछले दोनों पैर और पूंछ को बांधने के काम में आती है। वैसे डोरी के कम से कम 8 और 10 पर्याय हैं जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग नामों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो नोंजड़ू शब्द का अब यदि हिंदी में अनुवाद करना है तो ऐसा पारिभाषिक शब्द मिलना हिंदी में बहुत कठिन है। इसको भी फिर व्याख्यायित करना आवश्यक हो जाता है। और इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो विशेष क्षेत्र में प्रचलित हैं, वहाँ की संस्कृति में प्रचलित हैं। जैसे कि कविताओं में अनुवाद में जो शैलियाँ हैं अलग अलग, वो शैलियाँ भी कुछ इस प्रकार की हैं जिनका अनुवाद हिंदी में बहुत अभी तक तो हुआ ही नहीं है, और यदि हुआ है तो वह किस रूप में हुआ है, क्योंकि इन शैलियों में लिखने की जो पद्धति है, जो नियम है,
जो सिद्धांत हैं वो उस शैली के गीत या कविताएं हिंदी में लिखी ही नहीं जाती हैं, तो फिर अनुवाद में उसको अपनाना कैसे संभव होगा। और गुजरात में ये शैलियाँ हैं जिसको कहते हैं गरबी, चरबा, चलैया, आख्यान, सॉकेट इत्यादि, सोनेट इत्यादि। वैसे आजकल हाइकू, गज़ल और सोनेट के प्रयास हुए हैं गुजराती से हिंदी अनुवाद में, लेकिन अभी तक एकदम सफल अनुवाद जिसे कहा जाए ऐसा रूप अभी तक सामने नहीं आया, क्योंकि अनुवाद करते समय उन नियमों का पालन करना जो उस शैली की कविता को रचने के लिए आवश्यक है, वो यदि अनुवाद में भी वो नियम का पालन नहीं होता है तो वो रचना अपनी शैली से हट जाती है या उसका रूप विकृत हो जाता है। तो मित्रों, अनेक ऐसी और समस्याएं हैं जो सामान्यतः सभी भारतीय भाषाओं के अनुवाद में हमें सामने आती है। तो सच तो यह है कि जिस प्रकार पवन, पानी, पहाड़, पेड़ आदि की तरह भाषा हमें प्रकृति से प्रदत्त है और हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, उसी प्रकार अनुवाद में इसका सही उपयोग, उचित उपयोग भी उतना ही सार्थक और आवश्यक बनाना हमारे लिए एक चुनौती भरा कार्य है। वह समय और इतिहास की दरअसल जो रचनाएं हैं, कविताएं हैं जो अनुवाद के माध्यम से हमारे सामने आती हैं, वह समय और इतिहास की वर्जनाओं को तोड़कर हमारे लिए ज्ञान विज्ञान के नए गलियारे बनाती है। न केवल हिंदी अपितु सभी भारतीय भाषाओं की जड़ें इस देश की संस्कृति में दूर दूर तक बिखरी हैं। ये सब हमारी सांस्कृतिक निधि हैं जिनमें सृजन की असीम क्षमता है। आज हम सभी भौगोलिक सीमाओं को पार कर विशाल विश्व से संबंध जोड़ रहे हैं। हमारी भाषाई सीमा जिसे हम पार करते हुए अनुभव करते हैं कि अपनी भाषा से किसी भाषा और साहित्य का ज्ञान होने का अर्थ है तीसरी आँख या तीसरा कान होना। इस तीसरी आँख या कान को प्राप्त करने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। पहला, प्रत्येक भारतीय भाषाओं को कूपमंडूकता त्याग कर अपनी भाषा व साहित्य की समृद्धि का प्रयास करना चाहिए। बहुत पहले ये बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य की महत्ता में भी लिखी थी कि जो मनुष्य अपनी भाषा और साहित्य के विकास के लिए प्रयास नहीं करता है, उसका उस व्यक्ति के होने न होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कूपमंडूकता की बात जो आई है वो दरअसल आज की सच्चाई है कि हम लोग अनुवादक और रचनाकार लोग अपने अपने दायरे में इतना सिमट गए हैं कि हम उस दायरे से बाहर निकलकर उदारतापूर्वक एक सामंजस्य की भावना से इस प्रकार के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करते हैं। दूसरी एक बात और है कि विद्वान भाषाविदों, साहित्यकारों का निस्वार्थ आपसी सामंजस्य न केवल अपनी भाषा के दायरे से बाहर निकलना, बल्कि रचनाकारों और साहित्यकारों के साथ भी वो एक सामंजस्य, वो संवाद होना बहुत आवश्यक है जो अनुवाद की प्रक्रिया को सहज और सरल बना सकता है। हमारे यहाँ साहित्यकारों का अहंकार और उनका अपने ही साहित्य को श्रेष्ठ मानने की भावना उन्हें इस सामंजस्य से दूर रखती है जो भाषा और साहित्य के विकास को प्रभावित करती है और फिर आगे जाकर अनुवाद को भी। तो मित्रों, बहुत आवश्यक है संवाद के लिए अनुवाद रूपी सेतु को मजबूत बनाना और उसे आगे बढ़ाना। लेकिन अपनी बात खत्म करने से पहले मैं आज के संदर्भ में कुछ बातें एक दो और कहना चाहती हूँ। वह है
अनुवादक की स्थिति। आज अनुवादक को हाशिए पर ही रखा जाता है। मूल रचनाकार की तुलना में अनुवादक को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। हाँ, कुछ संस्थाएं अवश्य अनुवाद और अनुवादकों को सम्मानित करती हैं, किंतु जो साहित्य में जो उनको स्थान मिलना चाहिए वो अनुवादकों को नहीं मिलता। क्यों अनुवाद को आज भी दोयम दर्जे का कार्य माना जाता है, ये बहुत दुखद स्थिति है। और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले रचनाकार और अनुवादक इसके लिए अवश्य प्रयास करेंगे कि अनुवादक को भी वही महत्व मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए जो रचनाकार को मिलता है। और एक समस्या है प्रकाशन की कि मूल रचना के लिए तो है ही, बहुत समस्याएं हैं। जब मैंने अनुवाद पर एक शोध कार्य किया था तब अनेक अनुवादकों ने यह बात स्वीकार की थी कि प्रकाशक मिलना बहुत मुश्किल होता है। यदि किसी बहुत अच्छी रचना का, श्रेष्ठ रचना का, पुरस्कृत रचना का यदि कोई अनुवाद करता भी है तो उसे प्रकाशन के लिए बहुत भटकना पड़ता है, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और आज भी कुछ ऐसे रचनाएं अनुदित पड़ी हैं, पांडुलिपि में पड़ी हैं, जिसको कोई प्रकाशक नहीं मिल रहा है। तो जब तक प्रकाशन की व्यवस्था का उत्तरदायित्व कोई सामने आकर नहीं लेता, सरकार इसकी कोई विशेष व्यवस्था यदि नहीं करती है, तो अनुवाद और अनुवाद के महत्व और उसकी आवश्यकता या उससे होने वाले लाभ से हम निश्चित रूप से वंचित रह जाएंगे। और मैं एक बार पुनः आभार व्यक्त करती हूँ आप सबका और प्राध्यापक डॉक्टर मनोहर जी का कि मैं आज अपनी कुछ बात आप लोगों के सामने रख पाई। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।